नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अंतर्गत बुद्धि टॉपिक पे हमने पिछली क्लास से बात करना स्टार्ट किया था और बुद्धि टॉपिक से रिलेटेड 3 चीज़ पे हमने बात करी थी। एक, बुद्धि के अर्थ को देखा था हमने, और बुद्धि के परिभाषा देखी थी, और साथ में हमने इसके प्रकार को देखा था। तो अर्थ, परिभाषा, प्रकार एक पार्ट में आपकी वीडियो आ चुकी थी। अगले पार्ट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे बुद्धि से रिलेटेड, वो है बुद्धि लब्धि, जिसे कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इस पे हम लोग बात करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके प्रणेता को लेकर क्वेश्चन पूछे या फिर उसके थ्योरी को लेकर जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएंगे। तो IQ होता क्या है, बुद्धि लब्धि होता क्या है? हम लोग कई बार बोल देते हैं ना कि इसकी IQ इतनी है, और क्लास में भी हम लोग देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा कोई नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा कोई नॉर्मल से भी पीछे होता है, और जो इंटेलिजेंट होता है हम बोलते हैं इसकी IQ बहुत ज़्यादा होगी। इसके बारे में देखते हैं। इसके पहले इतिहास को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप एक बार देखेंगे इतिहास में लिखा है, पिछली भी क्लास में मैंने इसको कहा था, लास्ट वाले पेज में आपको याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि पर सर्वप्रथम कार्य किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। और वहाँ मैंने बताया था कि फादर ऑफ यूजेनिक्स, जैसे सृजनिकी कहते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, वहीं से जोड़ रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं 1904। यहाँ से समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत फ्रांस से होती है। इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है। अल्फ्रेड बिने, इनका नाम आपको याद रखना है, साथ में थियोडोर साइमन। क्लियर है? बुद्धि का पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया, ठीक है। और ये था पेपर पेंसिल आधार पर, मतलब ये था, सीधी बात है, क्वेश्चन आंसर के आधार पर। बच्चों के लिए 30 क्वेश्चन इन्होंने तैयार किया और उस आधार पे एक बुद्धि परीक्षण दिया। क्लियर है? इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। 1904-5 इसमें 2 डेट आता है, एक 1905 भी आता है, तो 1904-5 लिख लेना। अब यहाँ से एक चीज़ इनको पता चला, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, वो 10 साल का है मान के चलो, और वो आंसर ऐसे कर रहा है जैसे 12 साल का इंसान दे रहा हो, कोई 20 साल का बच्चा वैसे आंसर दे दे, तो मान के चलो हमने कहा 10 साल का बच्चा है, 12 साल के बच्चे के बराबर वो आंसर दे रहा है, तो हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो बच्चा भले 10 साल का है, लेकिन उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज, ठीक है, वो कितने की है? 12 साल की है। मतलब उसके रियल आयु से 2 साल बड़ा है उसका मानसिक आयु, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से वो सोच पा रहा है, आंसर दे पा रहा है। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया। फिर वहीं पे आप 1912 की बात करोगे, विलियम ईस्टन का नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, विलियम ईस्टन, इन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया। मैंने अभी ऐसा नहीं कहा है कि IQ का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया, मैंने कहा मानसिक आयु, इस वाले कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बिने ने दिया है। पेपर पेंसिल आधारित पर उन्होंने काम किया, इतना क्लियर है। उसके बाद ईस्टन आते हैं 1912 में। अब ये देते हैं IQ का कॉन्सेप्ट। ये बोलते हैं जो आप मानसिक आयु की बात कर रहे हो, ठीक है, जो मानसिक आयु की बात कर रहे हो, 10 साल है या फिर 12 साल का आंसर जो आंसर दे रहा है, कई साल भी हो सकता है, 15 साल का बच्चा हो 20 साल के लायक आंसर दे रहा हो, 25 साल का कोई व्यक्ति है 30 साल के लायक आंसर दे रहा है, या फिर कम भी दे रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कम है उससे उम्र से। इतना समझ में आ रहा है? तो ये IQ का कॉन्सेप्ट देते हैं और बोलते हैं कि इसको निकालने के लिए हम, ठीक है, MA/, ठीक है, CA कर लें। एक कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया जाता है? विलियम ईस्टन के द्वारा। यहाँ पे MA का मतलब था मेंटल एज, उसकी मानसिक आयु, और यहाँ पे CA का मतलब था क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं, वास्तविक आयु, रियल आयु है वो। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे उसकी IQ निकल जाएगी। ऐसा किनका कहना था? ईस्टन का कहना था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके और डिटेल जाया जा सकता है, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने में आप बोर नहीं होगे, बस उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के 1916 में लुईस टर्मन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इन्होंने बिने साइमन के जो परीक्षण है इसको ये दोहराते हैं, ठीक है। और स्टैनफोर्ड वहाँ की यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, और वहाँ पे इन्होंने कार्य किया, इसलिए इसे स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा गया इनके दोहराने के बाद। और आगे चल के एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इन्होंने IQ का फार्मूला दिया। IQ का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ईस्टन के द्वारा, ठीक है, फिर टर्मन के द्वारा इसका फार्मूला दिया जाता है, और ये बोलते हैं कि जो हम MA बोल रहे हैं ये सही है, और ये CA बोल रहे हैं, इसमें आप 100 का, ठीक है, गुना कर दो, बात खत्म है। क्योंकि इससे पॉइंट में भी आ सकती थी, जो पहले उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट दिया ईस्टन ने, MA/CA, तो यही को लेकर क्वेश्चन आता है कि IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपको आंसर याद रखना है ईस्टन ने दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, यदि वहाँ पे ईस्टन नहीं है, ठीक है,
तो आपको आंसर टर्मन करके आना है, आईक्यू कॉन्सेप्ट में भी, आईक्यू फार्मूला में भी। और फार्मूला है, फार्मूला दिया है तो उसमें टर्मन दे या स्टर्न दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्मन आपकी आंसर होनी चाहिए। तो टर्मन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो याद रखना है, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, इसको आपको याद रखना है। वो फार्मूला क्या है अभी मैंने आपको बताया। तो फार्मूला क्या है, आई क्यू बराबर, ठीक है, MA/CA। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्या हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु, मतलब उसका वास्तविक आयु, वो जिस साल में भी है उसके जन्म से लेके। क्लियर है। उसमें हम लोग इंटू 100 कर देंगे तो उसकी आईक्यू निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था, मान के चलो किसी बच्चे का जो मानसिक एज हमें 10 साल ही प्रतीत हो रहा है, वो 10 साल के बच्चे के जैसे ही जवाब दे रहा है, उसका उम्र भी 10 साल है, ठीक है। इंटू हम लोग 100 करेंगे तो उसका आईक्यू कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा, मतलब उसकी आईक्यू कितनी है, 100 है। अब यहीं पे यदि हम लोग इसको थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, 10 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी मानसिक आयु 12 साल है, ठीक है। इसमें अब हम लोग 100 को पुट कर दें, इसमें इस फार्मूला में इस चीज़ को हम लोग पुट करें, इंटू 100 करें तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ से काटोगे, ठीक है, तो ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब आपके पास जो आया 12 गुणित 10 पूरा कट फिट के। अब इसको गुना कर लोगे तो कितना आएगा, उसका 120, उसका आईक्यू कितना आ जाएगा, इसको गुना करने पे 120। मतलब जो बच्चा 10 साल का है, यदि उसकी सोच, उसका जो आंसर देने के तरीका है 12 साल के बराबर है, उसकी मानसिक आयु 12 साल के बराबर है, तो उसकी आईक्यू कितनी निकलेगी, 120, ठीक है, आपसे निकल जाएगा। बस इस फार्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी इस फार्मूले को भी वो पूछता है, ठीक। तो 100 को हमेशा याद रखना ना, इंटू 100 जरूर आएगा, ये जरूर पूछा जाता है, ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा, किसी में इंटू 100 नहीं रहेगा, किसी में रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप बुद्धि लब्धि समझ पाए होंगे, और बुद्धि लब्धि से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मिल पाई होगी। अब हम लोग बुद्धि के सिद्धांत देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से सिद्धांत देखने वाले, इसको एक बार देख लेना। एक कारक सिद्धांत है, ठीक है, पहला। दूसरा हम देखेंगे द्विकारक सिद्धांत क्या होती है, समूह कारक क्या है, त्रितंत्र सिद्धांत भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक ऐड कर लेना यहाँ पे, त्रितंत्र का सिद्धांत ये भी बताऊंगा, बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। इसका सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने दिया था, इसमें उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, थॉर्नडाइक के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एक है आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत और बहु बुद्धि सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इतने सिद्धांत आपको अभी पढ़ने हैं। पहला सिद्धांत मैं बात करता हूँ, बहुत छोटी छोटी है, बस लास्ट के 2 सिद्धांत आपको अच्छे से देखना है। एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन बिने ने किया। बिने का कहना है, भाई इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी सिद्धांत के बारे में, क्योंकि इनका कहना है कि सभी में एक प्रकार की बुद्धि होती है। क्या होती है, एक प्रकार की बुद्धि होती है, मतलब इनका कहना है जो साइकिल चला रहा है वो डायरेक्ट कार भी चला सकता है। क्या ऐसा हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। बहुत बुरी तरह से इसकी आलोचना की गई, इसका खंडन हो चुका। तो याद रखना, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया, एक बार पढ़ लेना। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की होती है, सभी व्यक्ति में यह समान होती है, जो सभी कार्य में, ठीक, सभी कार्यों में कार्य करती है, मतलब सभी कार्य जो है सभी प्रकार के कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत याद रखना है, इसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। इनका कहना है कि बुद्धि 2 कारक होती है, 2 प्रकार की होती है। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आता है कि कारक क्यों बोला गया, प्रक्रिया क्यों बोला गया, उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। याद रखना, इनके द्वारा कहा जाता है कि बुद्धि 2 कारक होती है, मतलब 2 प्रकार की होती है, और वो 2 कारक का नाम है जी और एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का पूर्ण रूप आपको पूछा जा सकता है जनरल फैक्टर, एस फैक्टर का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब ऐसी बुद्धि जो इंसानों को, बच्चों को जन्मजात मिली होती है, वो सभी चीज़ करते हैं। जैसे कि आपको दौड़ना आता है, खेलना आता है, लेकिन क्या आपको रोहित शर्मा जैसे खेलना आता है, विराट कोहली जैसे खेलना आता है, सचिन तेंदुलकर जैसे खेलना आता है? समझने की कोशिश कर रहे हो। जी फैक्टर क्या हुआ, जो सभी को आता है थोड़ी बहुत, और एस फैक्टर उसको वो जो है स्पेसिफिक लेवल पे लेके गए हैं, अलग लेवल पे लेके गए हैं, विशिष्ट लेवल पे लेके गए हैं। जैसे धोनी हो गया, युवराज हो गया, जितने भी आप देखते हो क्रिकेटर्स हो गए, खेलते सभी हैं गली में, तो वो एस फैक्टर है। इससे समझना, ये जन्मजात होती है जी फैक्टर, आपको अपने माताओं पिताओं से मिलती है। यह बुद्धि सामान्य कार्य से जुड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति के बुद्धि क्षमता का मापन, ठीक है, इसका ये आधार होता है जी फैक्टर।
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है स्पीयरमैन के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जी फैक्टर का पूर्ण रूप क्या होगा, एस फैक्टर का पूर्ण रूप क्या होगा, जी फैक्टर क्या है, एस फैक्टर क्या है। अब बताओ, जो जन्मजात होती है उसको तो हमने कहा है जी फैक्टर। क्या सचिन को, क्या आप देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इनको क्या जन्मजात मिली है वो चीज़ जो वहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं? नहीं, उसे अर्जित करना पड़ता है। इसको आपको याद रखना है। उसके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसे अर्जित किया जाता है, वो मिलती नहीं है। तो रोहित शर्मा के लिए ठीक है वो चीज़ क्या हो गया, मतलब उसके पास जी फैक्टर तो है ही, साथ में उसके पास एस फैक्टर भी है, विराट कोहली के पास भी है, मतलब दूसरों पास भी है। मैं तो एग्जाम्पल सिर्फ क्रिकेटरों को दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हर कोई अरिजीत सिंह नहीं हो सकता, ठीक है। गाना तो सब गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बाथरूम सिंगर आपने देखे होंगे, टहलते वहलते गाना गाते आपने देखे होंगे, लेकिन क्या हर कोई अरिजीत सिंह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अरिजीत सिंह को दोनों क्या हो जाएगा, एक तो जी फैक्टर है ही, साथ में एस फैक्टर भी है, तो जी एस दोनों फैक्टर उसके पास है। क्लियर हुआ? तो ये जी एस फैक्टर दोनों को आपको अच्छे से देखना है। अगला सिद्धांत है त्रितंत्र का सिद्धांत। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, अगर आपको त्रिकारक सिद्धांत बोले, एक चीज़ और उन्होंने कहा था प्रैक्टिस वगैरह को लेके, जो आपने द्विकारक सिद्धांत देखा, ठीक है, स्पीयरमैन के बारे में, फिर उन्होंने एक कारक और बताया था, नहीं ये 2 कारक नहीं होते हैं, ये 3 कारक भी होते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत बोले या फिर त्रिकारक सिद्धांत बोले, दोनों के प्रतिपादक आपको याद रखना है कौन, स्पीयरमैन। लेकिन त्रितंत्र, यदि त्रितंत्र सिद्धांत बोले तब प्रतिपादक हो जाएंगे स्टर्नबर्ग। कौन हो जाएंगे? स्टर्नबर्ग। इनका कहना है कि बुद्धि का जो कार्य होता है वो सूचना एकत्रण करना होता है। सूचना क्या होता है? एकत्रण करना होता है, संसाधित करना होता है। और सूचना संसाधित करते समय 3 तंत्र काम करते हैं। वो तंत्र है व्यवहारिक, वो तंत्र है सृजनात्मक, वो तंत्र है विश्लेषण। अब कैसे करेंगे? आप जब सूचना संसाधित कर रहे हैं उस समय अपनी क्षमताओं का यूज़ करते हो, अपनी योग्यताओं का यूज़ करते हो, अपनी क्षमताओं का यूज़ करते हो, उसे व्यवहारिक कहेंगे। सृजनात्मक क्या होगा? जब आप सूचना को संसाधित करते समय या फिर एकत्रण करते समय आप अपने अनुभव का यूज़ करते हो, उससे आप सूचना एकत्रण कर रहे हो। और उनका इसका कहना है आप जब सूचना को संसाधित कर रहे हो, एकत्रण कर रहे हो, तो क्या आप तर्क वितर्क से जुड़ रहे हो? क्या आप योजना कैसे, ठीक है, बनता है, इस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसको विश्लेषण। तो विश्लेषण इसके नाम से ही पता चल रहा है। व्यवहारिक मतलब आप क्षमताओं से जुड़ रहे हो, सृजनात्मक मतलब अनुभव का यूज़ कर रहे हो आप, विश्लेषण मतलब आप तर्क वितर्क से जुड़ रहे हो, योजना से आप जुड़ रहे हो। तो इस प्रकार से त्रितंत्रक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो स्टर्नबर्ग है। और इन्होंने तीनों को घटक कहा है, आपको याद रखना है। मेटा कॉम्पोनेंट इन्होंने कहा है, बड़ा घटक उन्होंने कहा है ये तीनों को। तो ये चीज़ हो जाएगा, तीसरा सिद्धांत आपका खत्म हुआ, ठीक है, जो कि त्रितंत्रक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, 1989 में। इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि इसके प्रणेता आपको याद होना चाहिए एच गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक नहीं होती है। वो कहते हैं बुद्धि की अनेक दशाएं होती है, बहुकारकी होती है, अनेक दशाएं होती है। उन्होंने 8 क्षमताओं के बारे में बात की बुद्धि के बारे में। उन्होंने कहा कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। उन्होंने कहा तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। और यही इंपॉर्टेंट, ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से, ठीक है, रट लेना। इसको फिर मैं समझाता हूँ आगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा प्रतिपादक कौन है और उनके 8 क्षमताओं में क्या है क्या नहीं है, एक क्वेश्चन का विषय हो सकता है। तो याद रखना, भाषाई बुद्धि बोले या फिर शाब्दिक भाषाई बुद्धि है, दोनों में से एक याद रख लेना। तार्किक गणितीय बुद्धि बोले, आपको याद रखना है स्थानिक बुद्धि बोले, शारीरिक गतिक बुद्धि बोले, संगीतिक बुद्धि बोले, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न करते हैं, इसको बताऊंगा। प्राकृतिक बुद्धि बोले। तो 8 क्षमताओं की उन्होंने बात की है, नाम से भी समझ में आ रहा है। भाषाई बुद्धि मतलब क्या होता है? जिसकी भाषा पे अच्छे से पकड़ हो। आप जब डिलीवर कर रहे हो अपनी भाषाओं को, अपने शब्दों को, जैसे पत्रकारों को देख लो, पत्रकार होते हैं ना, उन लोग किस प्रकार से डिलीवर करते हैं, उनका भाषा में बहुत ज़्यादा पकड़ होता है। अब आप उनको कितने ही टाइम तक भी बुलवा लो, उन लोग बोल लेंगे। तो उनका पकड़ काफ़ी अच्छा होता है, किसमें? भाषाओं में, शब्दों में, विचारों में पकड़ होता है। उसी प्रकार तार्किक गणितीय बुद्धि, इनको मैथमेटिकल नॉलेज होता है, जैसे साइंटिस्ट, समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार जाएंगे स्थानिक बुद्धि, मानसिक प्रतिमा से जुड़ता है स्थानिक बुद्धि। मानसिक प्रतिमा क्या होती है? मान के चलो आपने एक नया रूम लिया, ठीक है, वो रूम खाली है। अब जाके आप ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे बेड रखना है
और कहीं पे मुझे ठीक है टेबल रखना है, कहीं पे मुझे पर्दे डालने हैं, कहीं पे मुझे कूलर रखने हैं, पंखे रखने हैं, समझ रहे हो। तो आपने मानसिक प्रतिमा बना ली कि भाई आपने इमेजिन कर लिया उस तरीके से, इस टाइप से दिखने वाला है ये। जैसे मूर्तिकार मूर्ति की मानसिक प्रतिमा बनाता है, उसके बाद हाथों से मूर्त रूप देता है उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, इसका मतलब क्या होता है, डांसर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अपनी शारीरिक गति, अपनी शारीरिक को गति देने से जुड़ता है, उस पर उनका कंट्रोल भी होता है अच्छे से, ठीक है। कहाँ पे उनको कंट्रोल करना है, कहाँ पे उनको अच्छे से गति देना है, मतलब डांस कर रहा है वो, फिर डांसर से आप ले सकते हो इसको। संगीतिक बुद्धि, अरिजीत सिंह, ठीक है, संगीत से जुड़े होंगे। उसी प्रकार इंटरपर्सनल बुद्धि और इंटरपर्सनल में काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न होता है। जब आप अपने भावों को, अपने भावनाओं को, ठीक है, समझ पाते हैं, स्वयं के भावनाओं को आप समझ पा रहे हो, तो वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल। यदि आप दूसरे की भावनाओं की, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझ पा रहे हो, तो वो हो जाएगा इंटरपर्सनल। तो स्वयं के और दूसरों के में, ठीक है, ये दोनों में आपको फंसाया जा सकता है। इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल आपको याद रखना है। आगे मैं इसको रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि, जिसको प्रकृति से लगाओ, तो सब कुछ यहीं पे क्लियर हो गया है। अब इसको हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करें। बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, क्योंकि वो पूछता नहीं है, सिर्फ पूछेगा कौन कौन से इसमें आते हैं। भाषाई और फिर शाब्दिक भाषाई बुद्धि हम लोग कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब वाक्यों पे, आपके शब्दों पे, भाषाओं पे आपका पकड़ होता है, जैसा कि पत्रकार। वहीं मैंने तार्किक बुद्धि को यहाँ पे लिखा है, वो तर्क और गणितीय समझ से जुड़ेगा, जैसे बैंकर, जैसे साइंटिस्ट, मतलब इस प्रकार की बुद्धि वाले साइंटिस्ट बनते हैं। भाषाई बुद्धि वाले पत्रकार बनते हैं, ठीक है। वहीं पे देखेंगे स्थानिक बुद्धि, मानसिक कल्पना क्षमता, मानसिक प्रतिमा बनती है उनमें। वो कौन होते हैं, मूर्तिकार होते हैं। आप ले सकते हो किसी, ठीक ना, आप मिस्त्री को बुला के लाए, आपने बोला मुझे यहाँ पे घर बनानी है। अब आपने खाली प्लाट दिखा दिया, बोले यहाँ पे घर बनानी है। अब आप बोल रहे हैं मुझे यहाँ किचन चाहिए, यहाँ पे बेडरूम चाहिए, यहाँ पे मेरे को सीढ़ी चाहिए, यहाँ पे मुझे और कुछ चाहिए। वो बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। कॉपी में लिख लिया, एक उसका ड्राफ्ट बना लिया, तैयार बिल्डिंग। तो आप समझ पा रहे हो उसके पास जो मानसिक कल्पना की क्षमता कितनी है, वो कल्पना कर ले रहा है, ठीक है। वहीं पे शारीरिक गति, शरीर को गति देने के लिए डांसर का आपको याद रख लेना है। फिर जाएंगे संगीत सामर्थ्यता विकसित करने की, यदि आपकी क्षमता है तो आपके पास संगीतिक बुद्धि है। अरिजीत सिंह अलग लेवल पर उन्हें संगीत सामर्थ्यता उन्होंने विकसित किया। वहीं पे जाएंगे स्वयं के भावों, संवेगों को समझना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। उसी प्रकार मैंने इंटरपर्सनल का, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी आ सकता है, अंतः व्यक्तिक, मतलब अंतः व्यक्तिगत ऐसे बोल के आ जाए, फिर अंतर व्यक्ति को, जो मुझे, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा है। तो आपको इंग्लिश पढ़नी है। अगर ये चीज़ आया तो साइड में जो इंग्लिश में लिखा रहता है ना ट्रांसलेशन, वहाँ पे पढ़ना है कि वहाँ इंटरपर्सनल लिखा है या फिर इंटरपर्सनल लिखा है, उस हिसाब से जाना। तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के भाव संवेगों को समझना, एकदम क्लियर है। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब हो जाएगा प्रकृति से लगाओ, जैसे कि किसान, क्लियर है। अब इसमें आप देखें कि दूसरे भाव को, संवेगों को समझना, मतलब इसमें नेता, ऐसे बुद्धि वाले अच्छा एक नेता हो सकता है, दूसरे के भाव को समझ पा रहा है, ठीक। मैं तो आपके लिए ही हूँ, आजकल वोटिंग चल रहा है, फिर वोट मिलने के बाद, ठीक है, तो उसके पास ऐसी बुद्धि है जो दूसरे के भाव संवेगों को समझता है, उस प्रकार से वो एक्ट करता है, ठीक है, और स्वयं को समझता है, उसको याद रखना, उसे इंट्रापर्सनल कहेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। समूह कारक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है लुईस थर्स्टन को लेके, ठीक है, और थॉर्नडाइक को लेके। थॉर्नडाइक में फिर कह रहा हूँ, उन्होंने बहुतत्व का सिद्धांत दिया है, और समूह कारक, ग्रुप फैक्टर आपको बोले तो वो लुईस थर्स्टन हो जाएंगे। तो इसके प्रतिपादक या फिर प्रणेता याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी इस चीज़ को पढ़ोगे सिद्धांत को, पहले कोशिश करना कि उसके प्रतिपादक आपको याद हो जाए। दूसरी चीज़ में कोशिश करना कि उसके क्या क्या उन्होंने प्रकार बतलाए हैं, कितनी प्रकार की बुद्धियाँ बतलाई हैं, इनफ है। और उसके बाद भी डिटेल में जाना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पर उसको याद रखे रहना, ठीक। ज़्यादा उसको रटने की कोशिश मत करना। प्रणेता देखना उसकी, फिर उसके जो है कितनी क्षमताएँ बतलाई हैं, कितने प्रकार बतलाए। बुद्धि के 7 प्रकार इनके द्वारा बतलाए जाते हैं, लुईस थर्स्टन के द्वारा। ये कहते हैं बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं, जिन्हें ये 7 PM कहते हैं। 7 PM क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताओं। अब 2-3 चीज़ यहाँ पे समझना है। एक चीज़, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया,
ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया, ऐसे पूछ ले। 7 PM थ्योरी किसने दिया, या फिर PMA थ्योरी किसने दिया, या फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी किसने दिया, या फिर प्राथमिक मानसिक योग्यता, कुछ भी नाम से आए, ठीक है, इस मतलब इस थ्योरी से रिलेटेड, तो क्या बोलोगे आप? लुइस थर्स्टन का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि 7 प्रकार की है ना, बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं। इन 7 प्रकारों में उन्होंने रखा है शाब्दिक अर्थ क्षमता, संख्यात्मक योग्यताएं, देशिक संबंध की उन्होंने बात की, और प्रत्यक्षिक गति। अब इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, अभी आपने जो समझा है ना इसके पहले वाले सिद्धांत में, उसी से इसको भी आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आगे उन्होंने वो बोलते हैं शब्द प्रवाह, स्मृति की बात करेंगे, अगनात्मक। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या इन्होंने कहा है 7 प्रकार के। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शाब्दिक अर्थ क्षमता मतलब क्या होगा? वही बात है, शब्दों, संप्रत्ययों मतलब कॉन्सेप्ट्स, विचार की समझ आपके पास होनी चाहिए। संख्यात्मक मतलब संख्यात्मक कार्य परिशुद्धता की कौशल होनी चाहिए। मैंने कहा कि इस चीज़ का मतलब संख्या मैंने कहा इस चीज़ की इतनी संख्या होती है, तो क्या आप उस संख्या का मतलब समझ पा रहे हो, उस संख्या का अर्थ समझ पा रहे हो? क्या है? संख्यात्मक योग्यता है आपकी। और देशिक संबंध क्या होगा? अमूर्त चीज़ों को मानसिक प्रतिमा। समझाने की ज़रूरत है नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया, एक रूम का एग्जाम्पल लेके समझाया, मैंने एक मिस्त्री का एग्जाम्पल लेके समझाया किस प्रकार से वो मानसिक प्रतिमा बना लेता है, उसके बाद उसे मूर्त रूप देता है। तो अमूर्त होता है ना, मानसिक प्रक्रिया उसके अंदर बन रही है, घर की प्रक्रिया बन रही है, रूम में कैसे सजाना है आके वो देख रहे हैं। तो जो जो सजा हुआ है पहले से देख लिया, अमूर्त है, दिख नहीं रहा है। मूर्त मतलब दिख रहा है, तो अमूर्त है, उसको जब करेंगे तब दिखेगा तो वो मूर्त हो जाएगा। तो अमूर्त चीज़ों को मानसिक प्रतिमा आपको याद रखना है। देशिक, मैंने यहाँ पे संबंध लिखा है, इसको देशिक आप क्षमता भी लिख सकते हो, तो दैसिक क्षमता या फिर देशिक क्षमता, ठीक है, इसको आप लिख लेना। प्रत्यक्षिक गति, विस्तृत प्रत्याक्षी, ये प्रत्याक्षी हो गया, प्रत्यक्षी होगा क्या होगा ये? प्रत्यक्षी। विस्तृत प्रत्यक्षी से जोड़ना क्या होता है? ये चीज़ों का प्रत्यक्षण करना। चीज़ों का मतलब एकदम, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझ में आ जाए। आप अपने घर पे हो, साइड से एक आवाज़ आती है आपको, 2 लोगों की आवाज़ आती है, ठीक है, 2 लोगों की आवाज़ आती है, मतलब कुछ एक दूसरे को बहस करते हुए, तो आपने उसको सुना, ठीक है, और आपने ये निष्कर्ष निकाला, ये निर्णय लिया, उसका प्रत्यक्षण किया कि भाई ये झगड़ा है, आज तो पड़ोसी में झगड़ा हो रही है। समझ में आया? विस्तृत प्रत्यक्षी से जुड़ना कहते हैं, ठीक है। आप किस प्रकार से प्रत्यक्षण कर रहे हो चीज़ों का, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसे वही आ गया, शब्द प्रवाह को समझना। स्मृति, आपकी स्मरण की योग्यता हो सकती है, स्मृति क्षमता की योग्यता। दिए तथ्यों से निर्णय लेना, अगनात्मक तर्क, ये क्रिएटिव स्टूडेंट कर पाता है। ये हुए जो तथ्य है, आपके पास जो घटनाएं हैं, उसका आप सामान्यीकरण करके एक निर्णय तक पहुंच रहे हो कि एक घटना ऐसी है, ठीक है, अब उसके एक निर्णय तक आप पहुंच रहे हो। तो दिए गए तथ्यों के निर्णय से आप जुड़ रहे हो। आपको बस याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, क्या क्या इसमें है। जैसे कि यहाँ पे विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद आप अगले पेज में देख रहे हो, इसको मैं समझाऊंगा। उसी प्रकार जितने मैंने कलरफुल करके रखा है, आप देखेंगे पट्टी पट्टी में लिखा है संगीतिक, इंटरपर्सनल, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना ही है। एक्सप्लेनेशन आप जैसे भी आप सुने हो उससे वो काम चल जाएगा। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है, संरचनात्मक सिद्धांत, इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इसका एक इमेज भी मुझे रखना था यहाँ पे, लेकिन मेरे को मिला नहीं, ठीक है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके प्रणेता हैं, याद रखना है, J.P. गिलफर्ड। 3 आयाम इन्होंने बतलाए, क्या के? बुद्धि के। ये कहते हैं बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। इन्होंने विषय वस्तु कहा, दूसरा आयाम इन्होंने संक्रिया कहा, फिर ये उत्पाद की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं। अब कैसे, ठीक, यहाँ पे समझना। विषय वस्तु मतलब क्या हो जाएगा? मान के चलो किसी चीज़ को आपने देखी, किसी चीज़ को आपने सुनी, ठीक है, मान के चलो। अब इसकी आपको संक्रियाएँ करना है, तो इस आधार पे आपको संक्रियाएँ करना है, मतलब आप तार्किक सोच से जुड़ोगे। इसके कैसे जुड़ोगे? आप परंपरागत सोच कर सकते हो, परंपरागत चिंतन कर सकते हो, गैर परंपरागत चिंतन कर सकते हो। आप इसके मूल्यांकन से जुड़ोगे, संज्ञान हो गया, स्मृति हो गया, आप संक्रियाएँ कर रहे हो, उसके बाद एक परिणाम पे निकल रहे हो, एक उत्पाद आपको आ रहा है। तो आपने किसी चीज़ को देखी, उसकी संक्रियाएँ की, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया, उसकी चिंतन की, उसकी स्मृति की, ठीक है, मतलब संक्रियाएँ की, उसके बाद किसी उत्पाद तक आप पहुंच रहे हो, मतलब ये रिजल्ट हो गया। क्या वो रिजल्ट इकाई के रूप में आया, क्या वो रिजल्ट वर्ग के रूप में आया, वो रिजल्ट संबंध के रूप में आ सकते हैं, वो रिजल्ट आशय के रूप में आ सकते हैं, रूपांतरण के रूप में आ सकते हैं, पद्धतियों के रूप में आ सकते हैं। एकदम क्लियर है?
तो इन्हीं को उन्होंने कहा है कि 3 आयाम होते हैं, विषय वस्तु होता है, संक्रिया होता है, उत्पाद होता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूल्यांकन किस श्रेणी में आता है, तो संक्रिया श्रेणी में आता है। आपको पूछा जाता है दृष्टि और श्रवण किस श्रेणी में आता है, तो विषय वस्तु श्रेणी में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विषय वस्तु के अंतर्गत उन्होंने 5 चीज़ें रखी, दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। अब देख रहे हो, सुन रहे हो, आप संकेतों से वो कर रहे हो, शाब्दिक तरीके से कर रहे हो, व्यवहारिक तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब क्या कर रहे हो, उसको अनुभव कर रहे हो, आप मतलब क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो उसको, क्लियर है। उसके बाद उसके संक्रिया से जुड़ रहे हो, संक्रिया से जुड़ना मतलब आप उसको मूल्यांकन कर रहे हो। अभिसारी चिंतन, परंपरागत रूप से आप चिंतन कर रहे हो। अभी अपसारी चिंतन हो जाएगा, गैर परंपरागत रूप से हो जाएगा। संज्ञान से जुड़ रहे हो, स्मृति धारण से जुड़ रहे हो, स्मृति आलेखन से आप जुड़ रहे हो। तो ये संक्रियाएं हो रही, ऑपरेशंस कर रहे हो आप, क्लियर है। उसके बाद एक रिजल्ट तक पहुंच रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या वो रिजल्ट इकाई में आया, वर्ग में आया, संबंध में आया, पद्धतियाँ में आया, रूपांतरण में आया, आशय में आया। तो याद रखना, विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने 5 रखा, संक्रिया के अंतर्गत इन्होंने 6 रखा, और इसके अंतर्भित उन्होंने 6 रखा। अब कौन कौन से किसके अंतर्गत रखा है ये आपको याद होनी चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने कहा, ठीक है, इस प्रकार उन्होंने कहा जो ये 5 होता है, 5 × 6 × 6, ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, टोटल करके 180 डायमेंशन होते हैं बुद्धि के, प्रकोष्ठ जिसे आप कह रहे हो, ठीक है, 180। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार आपको कन्फ्यूज किया जाता है, इसको भी याद रखना। अलग अलग मॉडल है, ठीक है। ये जो आप लेटेस्ट में बता रहा हूँ, आपको जो 180 बताया मैंने, आपको पूछे क्वेश्चन में, तो आपको 180 टिक करके आना है। 3 आयाम बताया, इसको तो आपको भूलना नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब उसके आधार पे इनके जो, ठीक है, डायमेंशंस और निकल रहे हैं, वो टोटल 180, ये टिक करके आना यदि ऑप्शन में हो। कैसे आए ये, 5 × 6 × 6, ठीक है। ये विषय वस्तु के अंतर्गत 5 थी, उसके बाद देखेंगे संक्रिया के अंतर्गत, उत्पाद के अंतर्गत। इसके पहले आंसर 150 भी लिया गया है अलग अलग एग्जामों में। तो इसके अंतर्गत क्योंकि किसी में उन्होंने 4 रखा था, फिर 6 रखा, 5 रखा, ऐसे टोटल करके 150 आ रहे थे। और उसके पहले वाले मॉडल में 120 आता था, ठीक है। इनमें भी उन्होंने एक में 4 रखा था, एक में शायद 4 या फिर 5, ऐसा कुछ करके। इसको निकाल के देख लेना, निकालने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको याद रखना है 150, 120, 180। अब आंसर में कैसे टिक करेंगे, यदि 180 और 150 नहीं है, आंसर 120 टिक करके आओ। क्या पता हो पुराने मॉडल से उन्होंने आंसर लिया, मतलब क्वेश्चन बनाया हो, ठीक है। या फिर 120 और 150 दोनों है तो आप 150 करके आएंगे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्या पता वो पुराने मॉडल इसके बाद के वाले मॉडल से लिया हो, या फिर ये तीनों है। अगर तीनों के केस में आपको 180 करना है, ये एकदम रियल आंसर हो जाएगा इसका। क्या है, कैटल एवं हान मॉडल आपको पूछे, इसको मैंने नहीं लिखा है, ऐसे याद रखना, कैटल एवं हान, ठीक है, कैटल एवं हान मॉडल। ये कहते हैं बुद्धि के 2 प्रकार होती है, एक तरल बुद्धि होती है। इनके अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। इसको आप एस और जी फैक्टर से तुलना कर लेना, बस सेम है, वही चीज़ है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। एस फैक्टर मतलब क्या होता है, सामान्य बुद्धि, ठीक है, सामान्य बुद्धि, जो कि क्या होती है, आपको जन्मजात प्राप्त होती है। आप गाना गाते हो, दूसरा भी गाता है, तीसरा भी गाता है, हर कोई गा रहा है थोड़ा थोड़ा। जी फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि। अरिजीत सिंह भी तो है गाना गाने वाले, आपके और उनके गाने में फर्क तो होगा, सोनू निगम जी है। तो ये अर्जित किया जाता है, ठीक है, इसे प्राप्त किया जाता है आपकी प्रैक्टिसों से। और ये क्या होती है, जन्मजात मिलती है। इसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और इसमें वातावरण प्रशिक्षण जैसे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जो आपको जन्म से मिली है वो है। इसका विकास किशोर अवस्था तक होती है, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना। और इसका विकास वयस्क अवस्था तक होती है, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, इधर उधर लिख दिया है, आप सुन के आप लिख लेना। तो ये रहे आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ठीक है, और आपकी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक IQ, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। पहली वीडियो जाके जरूर देख लेना, जहाँ पे बुद्धि का अर्थ मिलेगा, बुद्धि की परिभाषा मिलेगी, ठीक है, और बुद्धि के प्रकार मिलेंगे, जिसमें हमने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सब पे हमने बात कर लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ और सिद्धांत है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है बुद्धि मापन को लेके, उसको मैं ग्रुप में भेजूंगा। वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के लिए, फिर भी मैं उसको ग्रुप में भेजूंगा, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ग्रुप से जुड़ना होगा। यदि नए स्टूडेंट हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम को ग्रुप दिया हुआ है,
वहाँ जाके आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट भी लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स भेजे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासों के लिंक्स भी भेजे जाते हैं। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आगे अब आपकी हॉस्टल वार्डन में एक टॉपिक है व्यक्तित्व की अवधारणा, उस पर चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो को आप वेट करें। साथ में इसके MCQ क्वेश्चंस भी आपके पास जरूर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।